यह आपकी ताकत है, यह आपकी सामूहिक सनातनियों की ताकत है। वही प्रधानमंत्री यकायक एक दिन घोषणा करता है। आजकल हमारे यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ राज्य कह रहे हैं कि हम ये लागू करेंगे। अगर ये बीमारी आपके अपनों के अंदर भी हो गई है और बीमारी को ठीक करना है, तो बीमारी जब भी ठीक होगी जब डॉक्टर को सही बात बताएं। बीमारी है लेकिन डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि दिखाने से आपकी कलई खुल जाएगी। एक क्षण आपके जीवन में यह आया है, 47 में न मैं था न आप रहे होंगे बहुत सारे लोग, न पटेल को देखा न फूल वाले चचा को देखा। हमने नहीं देखा किसी को, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं है आज के बारे में जान के कि वो हम उन्हें देखते। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा ये कन्विक्शन है कि इतिहास आपको एक मौका दे रहा है और ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। हम आज नेहरू ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, पटेल की क्या भूमिका, हम कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, आपने अगर आज इस क्षण इस राष्ट्र को बचाने, इसकी पहचान को सार्वजनिक करने, इसकी मान्यताओं परंपराओं को जिंदा रखने के लिए अपनी भूमिका आज नहीं तय की, तो यकीन मानिए 50 साल के बाद आपको भी कब्रों से आपके बच्चे निकाल के उछालेंगे। पूछेंगे कि वो समय जब था, तुम्हारे हाथ में ताकत थी, तो तुम क्यों चुप थे। कोई आपके कपड़े और आपके मकान और आपकी प्रोग्रेस नहीं देखेगा, ना पीएचडी की डिग्री देखने वाला है। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिन लोगों ने अपनी मार्कशीट की चिंता की, उन लोगों ने कभी राष्ट्र नहीं बचाया। जिनके पास मार्कशीट नहीं है वही राष्ट्र बचा रहे हैं। किसी किस्म की कोई मार्कशीट नहीं है। मार्कशीट हमारी कितनी अच्छी है, पद हमारा कितना अच्छा है, पूरा जीवन निकल जाता है आपका अपने एक पद को बचाने के लिए। अलग अलग तरीके के आप दंडवत होते हैं, कभी शीर्षासन करते हैं, जीवन निकल जाता है, एक दिन मर जाते हैं। अपना रोल तय कीजिए, अपनी क्षमताओं के हिसाब से कीजिए। कौन आपको पहचानेगा, कौन नहीं पहचानेगा, सत्ताओं के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। मैं मानता हूं, मेरा यकीन है, जब तक जिंदा रहूंगा हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसे ही बोलता रहूंगा। और इस यकीन के साथ बोल रहा हूं मैं, जो कुछ नहीं देखा था वो मेरे और आपके भाग्य में आया है, अगर आप भाग्य पे भरोसा रखते हैं। बाबरी मस्जिद कब टूटी मुझे नहीं पता, भगवान राम का मंदिर अपनी आंखों से देख रहा हूं। यह इतिहास ने आपको मौका दिया। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नहीं देखा, जिनके किस्से पढ़ते हैं, जिनकी चर्चाएं होती हैं, आज मुझे निजी तौर पे और सार्वजनिक मंच से फिर बात ये कहता हूं, इस बात का न सिर्फ संतुष्टि है, अपार अपार उत्साह है मेरे अंदर कि जिस शख्स को उस वक्त के चाटुकारों ने अपना कद बढ़ाने के लिए इतिहास के पन्नों से निकाल के बाहर कर दिया, मैं और हमारे बुजुर्ग सीनियर मेंबर मेजर जनरल जीडी बख्शी की जेर क़यादत में, नेतृत्व में एक पूरी मुहिम चलाई। लोग पागल कहते थे हमको, बहुत लोग कहते थे कि इतना ताकत लगा रहे हो, कुछ मांग लो सरकार से। मैंने कहा सरकार से मांगने मर जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। सरकार से मांगने के लिए वाली क्षमता है ही नहीं।
सरकार मुझे कुछ दे नहीं सकती है। पूरी ताकत से चलाई। लोगों को यकीन नहीं था, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हंसते थे लोग हमारे ऊपर इस 10 साल के 9 साल के सफर में। लोगों को लगता था हम क्या पागलपने का काम कर रहे हैं। तब भी वो प्रोजेक्ट चलाया, पूरी ताकत से चलाया। जो जो जहां मिल सकता था वहां बताया, तथ्यों को सामने रखा। 2 घटनाएं मेरे लिए ऐसी हैं जो आपको प्रेरणा दे सकती हैं, आपके सामने हुई हैं। शायद आपको उन लोगों के नाम न मालूम हो जो 10-12 लोगों ने यह मुहिम चलाई। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितने भी क्लासिफाइड कागज थे, हमने कहा इनको डीक्लासिफाई कर दें, सार्वजनिक कर दें बस। लोग बोले इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उदासीन लोग होते हैं, वो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, वो हर चीज में अपने मिलने का एजेंडा देखते हैं। हमने कहा हम आज के लिए लड़ ही नहीं रहे, हमारे एजेंडे में कल नहीं है, हमको परसों क्या मिलेगा, एमपी बनेंगे, एमएल बनेंगे, हमारे एजेंडे में यह नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कन्विक्शन को आप अपने अंदर पैदा कीजिए, क्योंकि आपके अंदर है, सिर्फ हल्का सा इनिशिएटिव लेना है। डीक्लासिफाई हुए हमारे एक मित्र, युवा साथी अनुज धर ने पूरी दुनिया में अपने पैसे से गया, 1 पैसा किसी का नहीं लिया। जहां जहां नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में झूठ और फ्रॉड क्रिएट किया, उसने किया। एक प्रोफेसर साहब ने इतिहास की जमीन के अंदर से खोद के निकाल लिया, प्रोफेसर कपिल कुमार ने एक एक तथ्य को सामने रखा, और हमारे तथ्यों को कोई झुटला नहीं पाया, क्योंकि वो कोई हमारे बनाए हुए नहीं थे। एक दिन प्रधानमंत्री निवास से कार में निकल के जाता है, अंदाजा नहीं था लोगों को। यह देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट है, इसको जरा गंभीरता से देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अपने घर से कार में निकलता है। वो प्रधानमंत्री है, उसको पता है कौन कौन से संकट हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा अंदरूनी चीजें जानता है। घर से निकलते ही उसने एक ट्वीट किया। मैं उस ट्वीट से उस प्रधानमंत्री की मनोदशा को समझ सकता हूं। ये कोई आम आदमी नहीं था। उसने अपने ट्वीट में कहा कि मैं आज 21 अक्टूबर को, जिस दिन भारत की आजादी की घोषणा हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने अपने साथियों से लाल किले पे झंडा फहराने के लिए कहा था। वो तमाम सारे लोग वो गीत गाते हुए कदम कदम बढ़ाए जा, वो वहां से जब चले तो पता नहीं कांग्रेस के कौन से हिस्से में उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, आज तक दिल्ली नहीं पहुंचे। वो प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से निकल के अपने ट्वीट में लिखता है कि मैं आज लाल किले में 21 अक्टूबर को झंडा फहराने जा रहा हूं। लेकिन साथ साथ उसी ट्वीट में नीचे लिखता है, मैं नहीं जानता कि मेरे बाल नोच लिए जाएंगे। उस शालीन भाषा में इस व्यवस्था के अंदर इस राष्ट्र के दुश्मन कितनी गहराई तक बैठे हैं कि प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि मेरे बाल नोच लेंगे कुछ लोग। लेकिन आपने 2019 पैदा किया तो उसको समझ में आ गया कि बाल नोचने वाले अपने बाल नोच रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री जो एक ट्वीट करने जा रहा था और उसने ये बात कही थी, यह आपकी ताकत है, यह आपकी सामूहिक सनातनियों की ताकत है। वही प्रधानमंत्री यकायक एक दिन घोषणा करता है कि जो 26 जनवरी की तैयारी 24 तारीख से होती है, जो उसके कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं 24 जनवरी से, उसने कहा अब से ये 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। उसे लगा कि बाल नोचने वाले बाहर नहीं आए, उसने दूसरा काम कर दिया।
जिस इंडिया गेट के ऊपर एक छतरी बनी हुई है, जिसमें भारत में ब्रिटानवी शासन को, साम्राज्य को स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी 20 साल पहले तक, उसे कुछ लोगों ने हटा दिया। बाद में कुछ लोगों ने, गांधी जी, फिर इंदिरा गांधी, ये चला उसमें, लेकिन कुल मिलाकर के भाग्य देखिए कि इतिहास ने जिस आदमी को दफन कर दिया था, एक झूठे हेलीकॉप्टर में मार दिया था, उस पर समझौता करके कहा था कि जिंदा भी मिल गया तो हम ब्रिटिश साम्राज्य को देंगे, यह अनरिटन उनके ऊपर समझौता था। इसलिए सच थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाता है, लेकिन सच की एक प्रवृत्ति होती है कि उसे जितना नीचे दबाएंगे उतनी ही ताकत से बाहर आता है। इंडिया गेट पे खड़े होकर के उसने जिस सुभाष चंद्र बोस को दफन कर दिया गया था इतिहास में, 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित कर दी इंडिया गेट पे। बहुत सारे उदासीन, परेशान, हैरान लोग ये कहेंगे कि मूर्ति पे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, भारत में बेरोजगारी है। मूर्ति से कुछ नहीं होगा, क्या होगा मैं बताता हूं। मूर्ति से एक पूरे कार्यकाल के दौरान चाटुकारों की पोल खुलेगी। आपका युवा सुभाष को देखेगा तो सुभाष बनने की कोशिश करेगा, फूल वाले चाचा नहीं बनेगा।